हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा मुरैना जिला, जो कि अपना चंबाक संभल के अंतर्गत आता है। और चंबाक संभल का अगर हम मुख्यालय बोलें तो वो भी आपका क्या कहलाता है, मुरैना कहलाता है। तो आज की संपूर्ण वीडियो जो हमारी रहने वाली है वो मुरैना जिले से रिलेटेड रहने वाली है, जिसके अंतर्गत मैं आपको मुरैना के अंतर्गत आपको जो राष्ट्रीय राजमार्ग देखने को मिलेंगे, फिर इसके अंतर्गत आपको प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलेंगे, कुछ मंदिर देखने को मिलेंगे, कुछ ऐतिहासिक स्थान देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के धरोहर देखने को मिलेंगे और कई आपको ऐसे जिले देखने को मिलेंगे जो कि मुरैना जिले के साथ जुड़े हुए हैं, उनके सीमा साझा करते हैं। तो ठीक है, तो आज की जो वीडियो को हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुरैना जिले की अगर हम बात करें जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। और चंबल संभाग में अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको श्योपुर पता होगा, आपको मुरैना और भिंड, ये तीन जिले आपको याद रखना है। तीनों जिले जो है वो चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बात करें चंबल संभाग का मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? चंबल संभाग का मुख्यालय वो मुरैना में देखने को मिलेगा। देखिए, मैप के अकॉर्डिंग आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि हम भिंड मुरैना बोलते हैं, दोनों नाम हम एक साथ लेते हैं, भिंड मुरैना। और जबकि आप भिंड मुरैना बोलते हैं ना तो उल्टा बोलते हैं, क्योंकि भिंड यहाँ पर है और मुरैना यहाँ पर है। भिंड मुरैना, और उसको हम पढ़ते भी वैसे ही है ना। एक्चुअली में इसमें क्या है, आपको मुरैना बीच में देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको भिंड देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको श्योपुर देखने को मिलेगा। नीचे आपको ग्वालियर देखने को मिलेगा। और ग्वालियर संभाग एक अलग संभाग है, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे जिले आते हैं। जब हम उस पर डिस्कस करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपको क्या करना है, इसमें आप समझिए कि उत्तर की ओर उपस्थित है। अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको मैप के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा जो उत्तर का भाग है, उत्तर का भाग है। मध्य प्रदेश में मैप में आप देखेंगे उत्तर का भाग, तो उत्तर वाले क्षेत्र में आपको भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, ये पूरे आपको उत्तर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो उसी के अंतर्गत आपका आता है मुरैना। अब मुरैना जो इस तरीके से है, देखिए ये जो सीमा आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है आपकी, ये उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है। एक दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और इसकी सीमा जो है, मुरैना जिले की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। ये यहाँ से लेकर तो आपको यहाँ तक याद रखना है। उसके बाद आपको तीन जिले याद रखना है। तीन जिले, एक जिला तो आपको यहाँ याद रखना है, श्योपुर जो कि आपका चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको श्योपुर याद रखना है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपको श्योपुर याद रखना है। यहाँ आपको श्योपुर देखने को मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाउंड्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये पूरी बाउंड्री ये आपकी ग्वालियर संभाग के साथ, ग्वालियर जिले के साथ लगी हुई है। तो यहाँ आपको ग्वालियर जिला देखने को मिलेगा। ये जो जिला देखने को मिलेगा, यहाँ कौन सा जिला देखने को मिलेगा? ग्वालियर जिला देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपको कौन सा जिला देखने को मिलेगा? तो भिंड जिला देखने को मिलेगा। तो भिंड आपको यहाँ देखने को मिलता है, फिर मुरैना, और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा श्योपुर। क्योंकि आप मैप के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, आप अगर मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ऊपर आपको ऐसी संरचना देखने को मिलेगी, इस तरीके की संरचना देखने को मिलेगी। तो उसमें आपको यहाँ श्योपुर देखने को मिलेगा, फिर मुरैना देखने को मिलेगा, फिर भिंड देखने को मिलेगा, और यहाँ आपको जो देखने को मिलेगा वो ग्वालियर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी चारों ओर हम बात करें, मुरैना के चारों ओर कौन कौन से जिले पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो दो राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखना है। एक तो आपको नेशनल हाईवे 3 मतलब NH3 याद रखना है, जो कहाँ से आता है, जो कि उत्तर प्रदेश से आता है और कहाँ प्रवेश करता है, तो मुरैना से होता हुआ ग्वालियर में प्रवेश करता है। तो ये तीन चीज इसमें याद रखना है। यहाँ उत्तर प्रदेश से होता हुआ मुरैना जिले में आएगा, मुरैना जिले से होता हुआ फिर कहाँ जाएगा, ये ग्वालियर संभाग में, ग्वालियर जिले के अंतर्गत एंटर करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखिए, एक नेशनल हाईवे आपको 552 ये देखने को मिलेगा, नेशनल हाईवे 552
ये है आपका नेशनल हाईवे 552। ये भी आपका उत्तर प्रदेश की ओर से आता है और आपका मुरैना जिले में एंटर करता है, प्रवेश करता है और उसके पश्चात ये भी ग्वालियर की ओर चला जाता है। तो ये दो जो है आपको नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखना है, दोनों के नाम याद रखना है। एक नेशनल हाईवे 3 याद रखना है और एक नेशनल हाईवे 552, ये दो आपको याद रखना है। अब बहुत सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे मुरैना जिले में। आपको बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भिंड, मुरैना, ग्वालियर मतलब चंबल संभाग ही इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी है, चंबल नदी प्रवाहित होती है। अधिकांश क्षेत्रफल आपको भिंड, मुरैना, मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो वैसे तो मंदसौर में भी देखने को मिलता है, इंदौर में भी देखने को मिलता है, क्योंकि चंबल नदी जो है इंदौर के जाना पाबा पहाड़ी से निकलती है। महू के पास जो जाना पाबा पहाड़ी है वहाँ से हमारी चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो ये जब उत्तर की ओर जाती है तो ये आपका श्योपुर, मुरैना और भिंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है। तो पूरा क्षेत्र कवर करती हुई जाती है चंबल नदी। इसके आधार पे चंबल संभाग उसका नाम रखा गया है। जो श्योपुर है, जो भिंड है और जो मुरैना है, यहाँ चंबल नदी पाई जाती है। इसके कारण जो है पूरा जो क्षेत्र है वो चंबल नदी के रूप में विकसित है। और सबसे ज़्यादा अगर आपको जो मिट्टी का अपरदन देखने को मिलता है ना, मृदा अपरदन जो देखने को मिलता है वो चंबल घाटी में देखने को मिलता है। और अधिकांश चंबल घाटी मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो श्योपुर, मुरैना और भिंड में ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अधिकांश चंबल घाटी आपको यहीं देखने को मिलेगी। और मिट्टी का अपरदन, मिट्टी के अंदर जो कटाव पाया जाता है, मिट्टी में जो कटाव हो जाता है, तो वो भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके आधार पर जो है, चूंकि चंबल नदी यहाँ पाई जाती है, इसके आधार पर इसका जो चंबल संभाग नाम रखा गया है। और आपको श्योपुर, मुरैना और चंबल जो भिंड है, ये 3 जिले आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। अब बहुत सारे फैक्ट हैं, हम एक एक चीज पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिखीराज। लिखीराज आपको क्या है, ये असन नदी के तट पर स्थित है, गुफा है। देखिए क्षेत्र भी मैं आपको बताता जाता हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर लिखीराज। ये जो लिखीराज है ना, ये वाला है ना, ये भिंड की ओर हो जाएगा क्योंकि यहाँ भिंड है। तो लिखीराज जो है वो असन नदी के तट पर स्थित है, गुफा है। वैसे तो असन नदी भी पाई जाती है और असन गुफा, उस नदी के नाम पर गुफाएं भी प्रसिद्ध हुई हैं, जिसको लिखीराज भी बोलते हैं और असन गुफाएं भी बोलते हैं। तो दोनों चीज़ याद रखना है। ठीक है, असन गुफाएं हैं, यहाँ पर आपको प्रसिद्ध गुफाएं देखने को मिलेंगी लिखीराज में। अब ये जो गुफा है, असन गुफा, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखिए इसमें आपको जो है नीचता देखने को मिलती है, कुंडली घाट है ना, नीचता है ना, और कुंडली घाट के बाद बारादेही के बाद रानी दही के बाद खजूरा है ना, फिर कित्या और उसके बाद सीदीवली और उसके बाद हवा महल। ये इतने सारी चीज़ें आपको वो हैं गुफाओं के अंदर देखने को मिलेगी। सारी चीज़ याद रखना है, खास तौर पे हवा महल याद रखना। वैसे तो हवा महल हमको कई जगह ये पढ़ने को मिल जाता है, तो हवा महल याद रखना है, बारादेही याद रखना है, रानी दही याद रखना है, खजूराहा है ना, खजूराहा एक क्षेत्र है ना, गुफाओं के अंदर। ये जो असन गुफाएं हैं असन नदी के तट पर, जो उसको क्योंकि नाम भी उसी आधार पर विकसित हो गया, प्रसिद्ध हो गया, असन नदी तो असन गुफा बन गया। ठीक है, और लिखीराज भी बोला जाता है उसको। तो ये आपको कित्या, सीदीवली, हवा महल, ये पूरी चीज़ आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लिखीराज। लिखीराज के बाद आपको क्या देखना है, नटेश्वर नोटार है यहाँ पर, है ना। नटेश्वर नोटार आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला क्षेत्र है नटेश्वर नोटार। तो नटेश्वर नोटार में आपको पूर्व नाम इसका जलेश्वर है। देखो नटेश्वर से जलेश्वर बन जाएगा, पूर्व नाम याद हो जाएगा आपको, क्योंकि नटेश्वर नोटार का कभी पूर्व नाम पूछा जाता है, बहुत डीप हो जाएगा ये क्वेश्चन, कभी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो बहुत डीप हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो हमको मुरैना जिला देखना है। मुरैना जिले के अंतर्गत नटेश्वर नोटार एक क्षेत्र आएगा, उस क्षेत्र का पुराना नाम क्या हो जाएगा, जलेश्वर, है ना। तो नटेश्वर नोटार का अगर हम पूर्व नाम की बात करें तो इसका जो पूर्व नाम है वो है जलेश्वर। अब जलेश्वर में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे 21 मंदिर,
की श्रृंखला देखने को मिलेगी। नटेश्वर नोटार में आपको जो है, जिसको हम पूर्व नाम के आधार पे जलेश्वर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ आपको 21 मंदिरों की श्रृंखला देखने को मिलेगी। प्रतिहार शैली की आपको जानकी नगर देखने को मिलेगा। मतलब जिस समय प्रतिहार वंश था, राजपूत वंश था, चालुक्य वंश था, उस समय की बात हो रही, क्योंकि ये सभी जो चालुक्य वंश रहे हैं, राजपूत वंश रहे हैं, प्रतिहार वंश रहे हैं, ये इनका क्रम चलता रहा है। कभी कोई राजा के रूप में आ जाते थे, कभी कोई राजा के रूप में आ जाते थे, जो युद्ध जीत जाता था उनका शासन चलने लगता था। तो ये प्रतिहार जिस समय हुआ करते थे, प्रतिहार वंश, राजपूत वंश, चालुक्य वंश, ये है ना पल्लव वंश, ये वंश जो है आपको देखने को मिलेंगे जब आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रतिहार शैली की आपको जानकी नगर के रूप में यहाँ विकसित हुआ करती थी। प्रतिहार शैली आपको, प्रतिहार वंश की शैली आपको, उस समय की शैली आपको, रचनाएं आपको, मतलब जो कि दीवारों पर आपको चित्र शैली देखने को मिलती है कई प्रकार की, तो वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं आपको नटेश्वर नोटार में। 21 आपको मंदिरों की श्रृंखला देखने को मिलती है। नटेश्वर नोटार में 21 मंदिरों की श्रृंखला भी देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो देखने योग्य हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नूराबाद। देखिए नूराबाद की अगर हम बात करें तो ये देखिए नेशनल हाईवे 3 के जस्ट नीचे आपको नूराबाद देखने को मिल रहा होगा। ये है नूराबाद। तो ये जो नूराबाद है ये भी इतिहास के आधार पर तो प्रसिद्ध है। नूराबाद जो है जहांगीर कालीन नगर है। जिस समय जहांगीर का शासन चलता था उस समय ये एक नगर के रूप में विकसित था। तो ये एक जहांगीर कालीन नगर है। मध्यकालीन युग इसमें बांध भी बना हुआ है। यहाँ पर आपको नूराबाद में जो है एक बांध भी देखने को मिलेगा और एक कुंवारी नदी पर बंधा हुआ है। जब हम नदियों की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी नदी देखने को मिलती है। तो उसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो जहांगीर कालीन नगर है। तो जहांगीर कालीन नगर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? नूराबाद में है जहांगीर कालीन नगर। ये एक जो नूराबाद है ये जहांगीर के समय का नगर है। यहाँ आपको मध्ययुगीन, जिस समय मध्यकाल चलता था, मध्यकाल की बात हो रही है, तो मध्यकालीन युगीन यहाँ बांध आपको देखने को मिलेगा। मतलब बहुत पुराना बांध हो जाएगा जो कि कुंवारी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद गोना बेगम का मकबरा आपको देखने को मिलेगा। तो गोना बेगम का मकबरा, देखिए मकबरा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गोना बेगम का मकबरा अंडरलाइन कर देता हूं मैं। गोना बेगम का मकबरा आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है जूनाबाद में। और जूनाबाद कहाँ है? मुरैना जिले में। ठीक है, तो आपको गोना बेगम का मकबरा देखने को मिलता है। मध्यकालीन बांध आपको कुंवारी नदी पर देखने को मिलता है। और जूराबाद है, जूराबाद जो है वो जहांगीर के समय का एक नगर है, नगर के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, फिर बात करते हैं मीतावली। तो मीतावली आपको देखने को मिलेगा जूराबाद के नीचे, जूराबाद के नीचे ही आपको देखने को मिलेगी मीतावली। तो मीतावली की अगर हम बात करें, पहाड़ पर आपको 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलेगा। तो ये पहाड़ों से रिलेटेड भी है क्योंकि चंबल घाटी है, तो नदियाँ जो होती हैं वो पहाड़ों से के बीच से होती हुई प्रवाहित होती है, बहती हुई जाती हैं। तो इस आधार पर पहाड़ी क्षेत्र भी आपको चंबल वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, है ना। पूरा चंबल का क्षेत्र 3 जिले जिसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको मीतावली इसलिए याद रखना है क्योंकि मीतावली में आपको पहाड़ पर जो है 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलेगा। व्रताकार आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगी? 64 कक्षाओं की इमारतें भी देखने को मिलेगी। तो आपको 64 योगिनी मंदिर, पहाड़ पर आपको 64 योगिनी मंदिर भी देखने को मिलेगा। 64 कक्षाओं की इमारतें भी व्रताकार। इमारतें तो आप समझते हैं। अब इमारतें हैं वो कैसी हैं? व्रत है, व्रत के रूप में है इमारतें। आजकल जो होती हैं वर्ग के आकार की होती हैं। इमारतें कैसे होती हैं? वर्ग के आकार की होती हैं, परंतु यहाँ की जो इमारतें हैं वो कैसी हैं? व्रताकार हैं। व्रताकार 64 कक्षाओं की आपको यहाँ पर इमारतें देखने को मिलेंगी मीतावल में। तो आपको मीतावली इसलिए याद रखना है क्योंकि इतिहास के आधार पर भी प्रसिद्ध है और पहाड़ों के आधार पर भी प्रसिद्ध है। 64 योगिनी मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा पहाड़ पर। ठीक है, अब बात करते हैं पाड़ावली। ये मीतावली और उसके नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? पाड़ावली। तो अगर हम बात करें पाड़ावली की, तो पाड़ावली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता था। पाड़ावली की अगर हम बात करें तो प्राचीन नाम इसका हम अगर देखें ना तो घेटान इसको बोला जाता था, घेटान।
तो घेटान के रूप में भी हम इसको जानते थे प्राचीन समय में, क्योंकि ये जो पहाड़ों से घिरा हुआ था इसके लिए उसका नाम घेटान हो गया था। अभी भी आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा चारों ओर से ये जो है ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसके लिए उसका नाम क्या कर दिया गया, घेटान कर दिया गया। पाड़ावली की अगर हम बात करें तो घेटान इसको जो बोला जाता था, आधुनिक घेटान को पाड़ावली कहा जाता है। पुराने समय में जो घेटान था, आज के समय को हम उसको किस नाम से जाना जाता है, पाड़ावली के। तो आज हम उसको पाड़ावली के नाम से जानते हैं, लेकिन प्राचीन समय में वो किस नाम से जाना जाता था, घेटान के नाम से जाना जाता था। ठीक है। गुप्तकालीन अनेक मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, मतलब गुप्त, जिस समय गुप्त शासन चलता था उस समय की बात हो रही है, तो गुप्तकालीन आपको बहुत सारे अनेक मंदिर देखने को मिलेंगे, 50 से अधिक आपको इमारतें देखने को मिलेंगी यहाँ पहाड़ावली में, है ना। तो पहाड़ावली में आपको बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलेंगी, बहुत सारी आपको जो है इमारतें भी देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ जो है गुप्तकालीन अनेक आपको मंदिर भी देखने को मिलेंगे। एक प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा, शिव मंदिर, और भूतेश्वर घाटी भी देखने को मिलेगी। तो भूतेश्वर घाटी देखने को मिलेगी आपको, प्राचीन शिव मंदिर आपको देखने को मिलेगा। देखिए शिव मंदिर तो बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलते हैं, परंतु जो कभी इस तरीके की घाटी के नाम आ जाते हैं तो वो प्रमुख हो जाते हैं, क्योंकि इस सारी चीज़ों को पढ़ना तो ठीक है, क्योंकि शिव मंदिर तो हमको कहीं ना कहीं हर जगह पढ़ने को मिल जाते हैं, जो एक कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है, एक कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, जिसको पूछा जाना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर हम लॉजिक नहीं लगा सकते कि शिव मंदिर कहाँ का हो सकता है। ठीक है ना। तो आपको जो है भूतेश्वर घाटी, अब ये जो इस तरीके की घाटियों के नाम बहुत कम ही हम पढ़ते हैं, तो इस आधार पर आपको भूतेश्वर घाटी याद रखना है। ठीक है। तो भूतेश्वर घाटी आपको पाड़ावली में याद रखना है, जिसका प्राचीन नाम हम बोले तो घेटान था। ठीक है। फिर बात करते हैं सिहोनिया। सिहोनिया, तो सिहोनिया आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, सिहोनिया। तो देखिए ये है आपका सिहोनिया, नेशनल हाईवे 552 के पास, ये आपको देखने को मिल रहा है सिहोनिया, है ना। अंडरलाइन कर देता हूं मैं, ये है सिहोनिया। सिहोनिया आपको जो देखने को मिलेगा, सास बहू का आपको यहाँ क्या देखने को मिलेंगे, अभिलेख देखने को मिलेंगे, है ना। तो सास बहू के अभिलेख आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपको जो है सास बहू अभिलेख भी आपको सिहोनिया में देखने को मिलेंगे। कछवाहा वंश यहाँ पर था, ये इंपॉर्टेंट है। कछवाहा वंश के लिए तो प्रसिद्ध है आपका सिहोनिया। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिहोनिया जो है कछवाहा वंश के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अलग से याद रखना है कि जो सिहोनिया है वो कछवाहा वंश के लिए प्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी की बात हो रही है, उस समय जो है सिहोनिया कछवाहा वंश की राजधानी रहा है ना। तो सिहोनिया जो है वो कछवाहा वंश जो है उनकी राजधानी रहा है, कछवाहा वंश की राजधानी रहा है सिहोनिया। साथ ही साथ आपको कछवाहा वंश के ही एक राजा रहे हैं कीर्तिराज, उनका नाम क्या है, कीर्तिराज, जो कछवाहा वंश के ही राजा रहे हैं। तो कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज द्वारा यहाँ पर शिव मंदिर निर्मित किया गया था। और ये जो शिव मंदिर है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये तो प्राचीन शिव मंदिर है, अब उसका कोई विशेष नाम नहीं है, परंतु ये जो शिव मंदिर है इसका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि काकड़ मठ के नाम से अब ये प्रसिद्ध हो चुका है। उस समय जो है एक शिव मंदिर के रूप में निर्मित किया गया था, अब उसको जो है काकड़ मठ के रूप से अब उसका नाम प्रसिद्ध हो चुका है। तो काकड़ मठ के नाम से नाम जब प्रसिद्ध हो चुका है तो अलग एक नाम आ गया है जो कि इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है। तो आपको जो राजधानी के रूप में भी सिहोना को याद रखना है, साथ ही साथ जो है कीर्तिराज द्वारा निर्मित शिव मंदिर आपको देखने को मिलेगा, और उस शिव मंदिर का नाम परिवर्तित हो चुका है, जिसको हम जो है काकड़ मठ के नाम से अब जानते हैं वर्तमान समय में। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सास बहू अभिलेख देखने को मिलते हैं सिहोनिया में। तो सिहोनिया में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, सास बहू मंदिर देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो है कछवाहा वंश के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। कछवाहा वंश की राजधानी भी 11वीं शताब्दी के समय ये रहा है। साथ ही साथ जो है कीर्तिराज जो रहे हैं उन्होंने यहाँ पर एक जो है प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था, और जिसको अब जो है वर्तमान समय में जो है काकड़
मठ के नाम से हम जानते हैं। तो ठीक है, इतना आपको सिहोनिया से याद रखना है ना। अब सिहोनिया में थोड़े से और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो भी आप देख लीजिए। 11वीं शताब्दी के यहाँ पर आपको जैन मंदिर देखने को मिलेंगे, है ना। 11वीं शताब्दी के प्राचीन आपको यहाँ पर जैन मंदिर देखने को मिलेंगे। जैन मंदिरों में अब क्या क्या आपको शांतिनाथ देखने को मिलेगा, है ना, कुथनाथ देखने को मिलेगा, आर्यनाथ देखने को मिलेगा, तीर्थकरों की मूर्तियां आपको, जो तीर्थकर होते हैं ना, जैन तीर्थकर होते हैं ना, जो उनकी मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो जैनों के अंतर्गत जो जैन तीर्थकर होते हैं, है ना, जो उनकी आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी। शांतिनाथ आपको देखने को मिलेगा, है ना, कुथनाथ आपको देखने को मिलेगा, आर्यनाथ देखने को मिलेगा, आर्यनाथ। तो इतनी सारी चीजें आपको सिहोनिया से याद रखना है। प्राचीन रूप से अगर हम देखें तो सिहोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कछवाहा वंश द्वारा भी यहाँ पर क्या किया गया है, शासन किया गया है। अब हम बात करते हैं कुटवाहा। कुटवार आपको जो क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये देखिए सिहोनिया के नीचे ही आपको देखने को मिलेगा कुटवार। तो सिहोनिया के नीचे ही आपको देखने को मिल रहा है कुटवार। कुटवार क्यों इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए आप। महाभारत कालीन ये एक क्षेत्र रहा है, जिस समय महाभारत के समय की अगर हम बात करें तो उस समय का एक प्राचीन क्षेत्र रहा है कुटवार। और कुटवार में आपको जो है कुटलपुर के नाम से इसको जाना जाता था पहले, ये नाम इंपॉर्टेंट है, कुटलपुर। कुटवार को जो है पहले प्राचीन समय में कुटलपुर के नाम से जाना जाता था। और ये जो कुटलपुर है अब हम उसको कुटवार बोलते हैं, परंतु पहले उसको कुटलपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हरिसिद्ध और अंबा माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। हरिसिद्ध और अंबा माता का मंदिर देखने को मिलेगा, और एक असन नदी के तट पर बांध देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हरिसिद्ध तथा अंबा माता का मंदिर देखने को मिलेगा, असन नदी पर स्थित आपको बांध देखने को मिलेगा। और कुटवार एक क्षेत्र है जिसको प्राचीन समय में कुटलपुर के नाम से जाना जाता था, परंतु वर्तमान में हम उसको कुटवाल के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक आपको असन नदी के तट पर बांध भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतनी चीज आपको किससे याद रखना है, कुटवार से याद रखना है। ठीक है, जो कि एक क्या है आपका मध्य भारत या जो भारत महाभारत कालीन एक स्थान है, प्रमुख स्थान है। अब हम बात करते हैं पहाड़गढ़ की। पहाड़गढ़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये देखिए आपको ये पहाड़गढ़ देखने को मिलेगा। ये पूरा क्षेत्र आपका कौन से क्षेत्र से संबंध रख रहा है, पहाड़गढ़ से। तो पहाड़गढ़ में आपको प्राय ऐतिहासिक कालीन बहुत सारी आपको 86 गुफाओं की श्रृंखला देखने को मिलेगी। 46 गुफाओं की, है ना, 86 गुफाओं की आपको एक श्रृंखला देखने को मिलेगी। श्रृंखला मतलब लगातार गुफाएं लगातार जो है श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित हैं, और जो कि प्राऐतिहासिक काल की, मतलब बहुत पुराना है ये, क्योंकि प्राचीन से भी हम और आगे जब ऐतिहासिक समय देखते हैं तो उस समय की बात है कि प्राऐतिहासिक काल की बात हो रही है। उस समय की जो है 86 गुफाएं श्रृंखला के रूप में उपस्थित हैं, इसलिए हम इसको पहाड़गढ़ के रूप में जानते हैं। ये वाला क्षेत्र आपको पहाड़गढ़ के रूप में याद रखना है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं सबलगढ़। सबलगढ़ की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध किला आपको सबलगढ़ में देखने को मिलेगा। ये है सबलगढ़, यहाँ आपको प्रसिद्ध किला देखने को मिलेगा। ये पहाड़गढ़ था, ये सबलगढ़ है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। सबलगढ़ की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध किला आपको देखने को मिलेगा गुर्जर सरदार सावला द्वारा निर्मित, और यहाँ एक बांध भी देखने को मिलेगा। ये जो प्रसिद्ध किला है, ये जो प्रसिद्ध किला है यहाँ पर सबलगढ़ में एक प्रसिद्ध किला है। तो देखिए, जब गढ़ आता है ना किसी चीज, तो गढ़ को आप हमेशा किले के रूप में जाना करें, क्योंकि कई बार आप देखेंगे जहाँ गढ़ लिखा होता है ना, पीछे गढ़ जोड़ा होता है किसी भी शब्द के, तो कहीं ना कहीं वहाँ किला उपस्थित होता ही है। ये एक जो है नॉर्मल सी आप ट्रिक बोल सकते हैं उसको। सबलगढ़ जैसे कि ये भी किले के रूप में प्रसिद्ध है। हर कोई नहीं हो सकता, सभी नहीं हो सकते, परंतु अधिकांश शब्द जो गढ़ से संबंध रखते हैं, जो जिनके शब्दों के पीछे गढ़ लगा होता है, वो कहीं ना कहीं किले के रूप में विकसित होते हैं। तो सबलगढ़ में प्रसिद्ध किला देखने को मिलेगा, गुर्जर सरदार सावला द्वारा निर्मित किया गया था, है ना, गुर्जर सरदार सावला द्वारा निर्मित किया गया था। और यहाँ आपको बांध भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको एक बांध भी देखने को मिलेगा सबलगढ़ में। ये जो आपको सबलगढ़ देखने को मिल रहा है ना, यहाँ आपको बांध भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं
कि मुरैना जिले में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो मुरैना जिला है वो चंबल संभाग का मुख्यालय है। चंबल संभाग के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो चंबल संभाग का मुख्यालय क्या है आपका, चंबल संभाग का मुख्यालय जो है वो है आपका मुरैना। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन अगर किसी जिले में होता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत तो वो मुरैना जिला याद रखना है। आंकड़े चेंज हो जाते हैं कई बार, है ना, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो सर्वाधिक सरसों का उत्पादन आप देखेंगे मुरैना जिले में देखने को मिलेगा। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन मुरैना जिले में होता है, सर्वाधिक दूध का उत्पादन मुरैना जिले में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है ना। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन और सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है, ये होता है आपका मुरैना जिले में। और एक चीज़ आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो वो भी कौन सा है आपका, मुरैना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस अगर क्वेश्चन आता है तो वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको, मुरैना जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस जो कि ना जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मुरैना जिले में देखने को मिलेगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में शहीद मंदिर का निर्माण किया गया था जो कि मुरैना जिले में किया गया था, और जो मध्य प्रदेश का नहीं देश का पहला ऐसा आपको मंदिर देखने को मिलेगा जो जिसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल की याद में बनाया गया था वो मंदिर। तो देखिए, देश का पहला शहीद मंदिर, क्या, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, देश की, देश का पहला शहीद मंदिर आपको राम प्रसाद बिस्मिल की याद में बनाया गया था, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो आपको देखने को मिलेगा मुरैना जिले में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का मुख्यालय देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो भी आपको मुरैना में देखने को मिलेगा। अभ्यारण्य तो आप जानते हैं जहाँ पर जो है जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। अब बात करते हैं, क्योंकि चंबल वाला क्षेत्र यहाँ पर है तो पूरा चंबल वाला क्षेत्र जो है वो एक अभ्यारण्य के रूप में है, उसको हम एक अभ्यारण्य के रूप में भी जानते हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप में जानते हैं। और वो अभ्यारण्य जो है उसका मुख्यालय जो है वो आपको मुरैना में देखने को मिलेगा। ठीक है, बारमोर कत्थक बनाने का कारखाना आपको देखने को मिलेगा। तो कत्थक के रूप में बिल्कुल प्रसिद्ध है आपका कौन सा जिला, मुरैना जिला, है ना। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का मुख्यालय तो हो गया, बारमोर कत्थक बनाने का कारखाना और गजक बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। तो गजक बनाने का कारखाना और कत्थक बनाने का, बारमोर कत्थक, बारमोर कत्थक बनाने का कारखाना आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मुरैना जिले में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको गजक के लिए भी याद रखना है, तो गजक का मुख्यालय या गजक का उद्योग कहाँ पर है अधिक विकसित, वो है मुरैना जिले में। ठीक है, प्रमुख नदियाँ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नदियों की अगर हम बात करें तो आपको एक चंबल नदी, असन नदी, कुंवारी नदी और शंख नदी देखने को मिलेगी। तो चंबल नदी तो बिल्कुल रहेगी, चंबल संभाग है, क्योंकि असन आपको देखने को मिल रहा है। प्राचीन नदी आपको क्या देखने को मिल रही है, असन नदी देखने को मिल रही है। तो असन नदी भी याद रखना है, चंबल नदी भी याद रखना है, कुंवारी नदी भी इसमें आपको याद रखना है और शंख नदी भी याद रखना है। ठीक है, इतनी नदियां आपको इसमें याद रखना है। फिर बात करते हैं हम इसकी जनघनत्व की। तो देखिए, जनघनत्व की बात करें तो 294 आपको प्रति व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, है ना। तो 294 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात भी आपको देखने को मिलेंगे 840। तो 840 आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी 1000 पुरुष में। तो 1000 पुरुषों के अंतर्गत आपको जो है 840 महिलाएं देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा लिंगानुपात यहाँ का कम है। कम हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि लिंगानुपात में महिला और पुरुष दोनों की संख्याएं आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर बराबर नहीं है, मतलब थोड़ा सा कम ही है, ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि 840 महिला आपको 1000 पुरुषों में देखने को मिलती हैं, जो कि क्या हो जाता है अपने आप में एक कम है।
लिंगानुपात भी यहाँ का क्या हो जाएगा, मुरैना जिले का कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, जनघनत्व भी आपको याद रखना है, 294 व्यक्ति पर 1 किलोमीटर वर्ग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी, और लिंगानुपात भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट जो भी क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं आज की वीडियो में वो आपको पूरा याद रखना है। जैसे कि आपको लिखीराज याद रखना है, लिखीराज असन नदी के तट पर स्थित गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी आपको यहाँ पर प्रसिद्ध चीजें भी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको जो है नटेश्वर नोटार भी याद रखना है, क्योंकि इसका पूर्व नाम क्या है, जलेश्वर इसका पूर्व नाम है ना। नूराबाद आपको याद रखना है, नूराबाद में जो है गौना बेगम का मकबरा आपको देखने को मिलेगा, जहांगीर कालीन नगर के रूप में ये विकसित था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। मीतावली भी याद रखना है आपको, पहाड़वली भी याद रखना है, जिसको प्राचीन में हम जो है घेटान के रूप में जानते थे। प्राचीन शिव मंदिर याद रखना है, और एक प्राचीन शिव मंदिर और याद रखना है आपको, वो आपको क्या याद रखना है, ककड़ मंदिर, जिसको हम ककड़ मठ के रूप में जानते हैं, वो भी एक प्राचीन मंदिर था पहले का। ठीक है, मुरैना जिले में भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबलगढ़ याद रखना है, पहाड़गढ़ याद रखना है, कुटवार याद रखना है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो हैं आपको याद रखना है। 2 चीजें और याद रखना साथ में, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन, दूध का सर्वाधिक उत्पादन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस, और साथ ही साथ देश का पहला शहीद मंदिर जो आपको राम प्रसाद बिस्मिल की याद में बनाया गया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मुरैना जिले से याद रखना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।